नमस्कार साथियों। राजनीति विज्ञान बाय डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के और तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म अथवा संस्थावाद के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संस्थावाद के सिद्धांत के ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इट मीन्स प्राचीन और नवीन परिप्रेक्ष्य, संस्थावाद का प्राचीन परिप्रेक्ष्य क्या था और संस्थावाद का नवीन परिप्रेक्ष्य क्या था, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। देन इसके बाद हम संस्थावाद के जो प्रमुख प्रकार हैं उन प्रकारों का विस्तार से विवेचन करेंगे। 2014 की राजनीति विज्ञान के लिए सहायक आचार्य हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 7 से 8 प्रश्न संस्थावाद के सिद्धांत से थे और उन प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए संस्थावाद के सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है। यह व्याख्यान विशेष रूप से महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रूप में तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए तैयार किया गया है। संस्थावाद के सिद्धांतों के प्रकारों में सबसे पहले हम मानकात्मक सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक संस्थावाद के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके बाद आनुभविक संस्थावाद के बारे में, उसके बाद समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में और अंत में हम इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले संस्थावाद क्या है और ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म का क्या आधार था। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि संस्थावाद को राजनीति विज्ञान का मूल आधार कहा जाता है। यदि राजनीति विज्ञान की जड़ों की हम बात करें, राजनीति विज्ञान के आधार को खोजने की बात करें, तो राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो संस्थावादी उपागम से ही होती है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था वह बेसिकली इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल साइंस था, संस्थावादी राजनीति विज्ञान था, जहाँ अरिस्टोटल से लेकर कार्ल फ्रेडरिक तक सभी ने राजनीतिक संस्थाओं पर विशेष जोर दिया है। प्राचीन राजनीति विज्ञान अथवा परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, जैसा कि गवर्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ऐसे ही राज्य और राज्य रूपी संस्थाओं को ही राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया है। अतः राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक स्वरूप, कानूनी स्वरूप और मानकात्मक स्वरूप तथा उनके ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण को इस संस्थावाद का मुख्य केंद्र बिंदु माना गया। राजनीति विज्ञान के इस आधार और रूट के खिलाफ पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उदित होने वाले दो नवीन अवधारणाओं अथवा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उदित होने वाले नवीन उपागमों के द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया, जिनमें एक था व्यवहारवाद और दूसरा था तार्किक चयनवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानवीय व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देने वाली एक ऐसी अवधारणा जो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष ले जाना चाहती है, और इस व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में द्वितीय महायुद्ध के दौरान उदित ऐसी एक क्रांति की लहर जिसे राजनीति विज्ञान में आधुनिकतावाद के नाम से या आधुनिक राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद जिसने राजनीति विज्ञान अथवा राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले अभिकर्ताओं के ऊपर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का और उन अभिकर्ताओं के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करने की बात कही है। व्यवहारवाद जिसने मानकों की अपेक्षा, मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों पर अधिक बल दिया है। व्यवहारवाद जो राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। व्यवहारवाद जो केवल और केवल तथ्यात्मक अध्ययन की बात करता है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत व्यवहार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने वाला समुच्चय अथवा अवधारणा को व्यवहारवाद के नाम से जाना गया। तार्किक चयनवाद का सिद्धांत जो अदर पॉलिटिकल सोशल साइंस की ब्रांचेज से या स्पेशल इकोनॉमिक्स से, जब हम रैशनल चॉइस थ्योरी की बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ प्रत्येक अभिकर्ता अथवा एक्टर्स एक इकोनॉमिक रैशनलिटी को धारण करता है। आर्थिक विवेकशीलता, इसका मतलब है कि जो वो किसी संस्था के अंतर्गत त्याग करता है उसके बदले में उसे मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम होनी चाहिए। अर्थात यह दृष्टिकोण रैशनल चॉइस थ्योरी अथवा तार्किक चयनवाद इस मान्यता पर आधारित होता है जिसे इंडिविजुअल अजम्पशन कहा जाता है। ये व्यक्तिगत मान्यता कि किसी भी कीमत पर और किसी भी दशा में
कार्य करने वाले अभिकर्ता या व्यक्ति की उपयोगिता को अधिकतम किया जाना चाहिए और इसलिए अपनी लागतों का इस तरह से यूज करेगा ताकि उसकी सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो जाए अथवा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। अतः तार्किक चयनवाद और व्यवहारवाद के सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान को संस्थावाद की तरफ से नव संस्थावाद की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्य किया। व्यवहारवाद और तार्किक चयनवाद वह सीमा रेखा है जो नव संस्थावाद और परंपरागत संस्थावाद के बीच आधार के रूप में खड़ी है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि नव संस्थावादी उपागम व्यवहारवाद और तार्किक चयनवाद सिद्धांत अथवा तार्किक चयन की सिद्धांत की नींव पर ही खड़ी की गई एक इमारत है जिसे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से अथवा नवी संस्थावाद के नाम से जाना जाता है। बेसिकली संस्थावादी उपागम अथवा ओल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वह हिस्टोरिकल, लीगल और फॉर्मल कंपैरिजन एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस करता है, वह मानकात्मक विश्लेषण करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली की तुलना करना, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उन दोनों के बीच समानताएं क्या होती हैं, उन दोनों के बीच असमानताएं क्या होती हैं और इन विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का अलग अलग विवेचन किया जाता है। उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में, मेरिट्स के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में या शॉर्ट स्वरूप में, संक्षिप्त स्वरूप में हम कहें तो यह संस्थावादी उपागम जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक अथवा 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक विद्यमान रहा। बिफोर 1925 चार्ल्स मेरियम जब आए, उससे पहले का जो उपागम था वो निस्संदेह संस्थावादी उपागम या राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम था, जिसे औपचारिक उपागम, संस्थागत उपागम, कानूनी उपागम, वैधानिक उपागम, संरचनाओं का उपागम, ऐतिहासिकतावाद का उपागम अथवा औपचारिक तुलना का प्रतिमान कहा जाता है। बेसिकली इस दौर में या पिछली 20 शताब्दियों में राजनीति विज्ञान अथवा राजनीति विज्ञान का संस्थावादी उपागम इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा था अथवा मोरल फिलोसॉफी का एक एसेंशियल पार्ट था, जहां नैतिक दर्शन की बात कही गई, आदर्श राज्य, उप आदर्श राज्य, विश्व आत्मा, शाश्वत चेतना, ये तमाम तरह की अवधारणाएं जो संस्थावादी उपागम के प्राचीन स्वरूप को अभिव्यक्त करती हैं। यदि हम इसके शुरुआत या बिगिनिंग की बात करें तो संस्थावादी उपागम की शुरुआत राजनीति विज्ञान के पितामह अरिस्टोटल अथवा अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत हम इसे देख सकते हैं, जहां अरस्तु ने स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलिस, पॉलिटी एंड पोलिटिया पर विशेष रूप से बल दिया है। इसलिए अरिस्टोटल के द्वारा इन राजनीतिक संस्थाओं का 158 देशों की राजनीतिक प्रणालियों का, संविधानों का, राज्य व्यवस्थाओं का व्यवस्थित स्वरूप में अध्ययन किया गया। देन अल्थुसियस के द्वारा यह परिभाषित किया गया कि किस तरह से जो चलाने वाली या संचालन करने वाली संस्थाएं या गवर्निंग इंस्टीट्यूशन होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी सोशल लाइफ, एक सामाजिक जीवन में समाज को चलाने वाली संस्थाओं का क्या योगदान है, उन संस्थाओं की भूमिका के बारे में अभिव्यक्ति दी गई। थॉमस हॉब्स, जिनका यह मानना है, जिन्होंने समर्थन किया है कि किसी भी कीमत पर यदि मानवीय सभ्यता को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमें बचाना है, सुरक्षित करना है, तो हमें मजबूत राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करना होगा। थॉमस हॉब्स, जिसने लेवियाथन जैसे स्टेट अथवा शक्तिशाली राज्य की परिकल्पना की, मोनार्की की परिकल्पना की, निसंदेह निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो वह मजबूत राजनीतिक संस्थाओं का समर्थक था। परंतु जॉन लॉक, जो सिविल वार से प्रभावित नहीं था, अपितु वह इन राजनीतिक संस्थाओं को मोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता था। इसके बाद फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक मोंटेस्क्यू, जिसके विचारों के बारे में हम सब जानते हैं, मोंटेस्क्यू के द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि राजनीतिक संस्थाओं को न तो ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए और न ही ज्यादा कमजोर बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है सशक्तिकरण और उनका विमुक्तिकरण दोनों में संतुलन होना चाहिए। इसलिए मोंटेस्क्यू के द्वारा बैलेंस इन इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई कि शक्तियों का संस्थाओं में संतुलन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि आगे चलकर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना, जहां शक्तियों को संतुलन के साथ साथ चेक एंड बैलेंस के साथ साथ सेपरेशन की अवधारणा में डिजाइन किया गया। संस्थावादी अध्ययन के अग्रिम विचारकों में वुड्रो विल्सन का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। वुड्रो विल्सन, जिन्हें
लोक प्रशासन का संस्थापक जनक कहा जाता है, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। वुड्रो विल्सन की अधिकांश कृतियां जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लिखी गई, अथवा वुड्रो विल्सन जो पॉलिटिकल साइंस के वेल नोन प्रोफेसर्स थे, उन वुड्रो विल्सन की अधिकांश कृतियां संस्थावादी अध्ययन पर केंद्रित थी। और इसलिए शिकागो स्कूल और वुड्रो विल्सन ने, चार्ल्स मेरियम ने, तमाम तरह के साथियों ने केवल संस्थागत अध्ययन को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया और संस्थावादी उपागम को आगे बढ़ाया। संस्थावादी उपागम के मुख्य की फीचर्स क्या हैं, अथवा हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कुछ विशेषताएं यहाँ आपके सामने हैं। सबसे पहले वैधानिकता, जिसको लीगलिटी के नाम से जाना जाता है। यह औपचारिक संस्थाओं के कानूनी स्वरूप की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान में क्या लिखा हुआ इसकी बातचीत करता है। इसका मतलब है कि उन संस्थाओं का कानूनी स्वरूप क्या है, वैधानिक स्वरूप क्या है, संविधान में उनकी क्या स्थिति है, यह है संस्थाओं की कानूनी संरचना पर बल देता है। दूसरा है संरचनात्मकतावाद, जो कि इस बात को अभिव्यक्त करता है कि संरचनाओं के कारण निश्चित संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं के व्यवहार को अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसी संरचनाएं स्पेसिफिक मेरिट्स और डीमेरिट्स को होल्ड करती हैं, फीचर्स को होल्ड करती हैं। लाइक जब संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो उसके विपरीत स्वरूप में अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जब एकात्मक व्यवस्था के बारे में परिचर्चा की जाए तो उसके विपरीत स्वरूप में संघात्मक व्यवस्था। इन संस्थाओं की संरचना उनके व्यवहार अथवा संस्थाओं के व्यवहार को अभिव्यक्त करती है। इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि संस्थाओं का जो व्यवहार है उनकी संरचनाओं पर निर्भर करता है। तुलनात्मकता, यह भी संस्थावादी उपागम की मुख्य विशेषता रही है, लेकिन इस तुलनात्मकता में होलिज्म ज्यादा था। इसका मतलब है कि उसके खुद के स्वतंत्र चर नहीं थे जिनके आधार पर तुलना की जा सके। केवल कुछ मानक और नॉर्म्स लेकर टर्म और कंडीशंस के साथ, यूनिवर्सल बेस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, और ये कंपैरिजन नॉर्मेटिव एनालिसिस माना जाता है। साइंटिफिक एनालिसिस न होकर केवल मानकात्मक विश्लेषण माना जाता है। इसके अलावा संस्थावादी उपागम संस्थाओं के ऐतिहासिक स्वरूप की बात करता है। उस संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, उन संस्थाओं का इतिहास क्या था और वो संस्थाएं किस तरह से विकसित हुई हैं, इस मान्यता पर बल देता है। और सबसे अंत में मानकात्मक विश्लेषण। संस्थावादी या परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो विश्लेषण था वह तार्किक विश्लेषण था, नॉर्मेटिव विश्लेषण था। मानकात्मक विश्लेषण था जो तथ्यों की अपेक्षा मूल्यों पर ज्यादा बल देता था। जैसे कि प्लेटो और अरिस्टोटल में भी आदर्श राज्य और उप आदर्श राज्य की हम बात करें तो वह संस्थावादी उपागम के मानकात्मक विश्लेषण की अभिव्यक्ति है। इस श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कार्जे फेडरिक, जेम्स ब्राइस, हरमन फाइनर और सैमुअल फाइनर के द्वारा किया गया। तो ये था तुलनात्मक राजनीति अथवा राजनीति विज्ञान की मुख्य शाखा अथवा राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का मुख्य आधार, जो कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में जिसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद एवं तार्किक चयन प्रतिमान का उदय। इसका मतलब है कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के बीच का स्वरूप, संस्थावाद को किसने रिजेक्ट किया और किसने नव संस्थावाद को आमंत्रण दिया। तो ये पुराने या परंपरागत संस्थावाद या ओल्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म को रिजेक्ट करना और न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म को इनवाइट करना, इनके बीच की जो कड़ी है उसे ही बिहेवियरलिज्म और रैशनल चॉइस अप्रोचेज के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का उदय 1950 और 60 के दशक में हुआ, जब राजनीति विज्ञान में एक नवीन क्रांति का उदय हुआ जिसे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। राजनीति विज्ञान की इन दोनों ही अवधारणाओं का मुख्य उद्देश्य था राजनीति विज्ञान में थ्योरी बिल्डिंग का कार्य करना। अर्थात अब तक जो संस्थावादी उपागम है उसके अपने कोई स्वतंत्र और स्वायत्त सिद्धांत नहीं है, इसलिए स्वतंत्र और स्वायत्त सिद्धांतों का निर्माण करना व्यवहारवाद और तार्किक चयन प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य था। व्यवहारवाद और तार्किक चयन प्रतिमान इन मान्यताओं पर आधारित थे कि राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के रूप में परिवर्तित किया जाए। वह एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु वह नेचुरल साइंस है। इसलिए हमें फैक्ट्स की बात पर ज्यादा बल दिया गया, मेथोलॉजी पर ज्यादा बल दिया गया, साइंटिफिक मेथड के यूज करने की बात कही गई और शिकागो स्कूल के द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में कन्वर्ट करने का असफल प्रयास किया गया। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप।
व्यवहारवाद जैसा कि व्यक्ति के व्यवहार अथवा संस्थाओं को संचालित करने वाला व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जिसे संस्थागत व्यवहार कहा जाता है, उस संस्थागत व्यवहार पर क्या सोशल इन्फ्लुएंस होता है, सामाजिक प्रभाव होता है, उस अभिकर्ता का मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या होता है, उस पर कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट रखते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, उन साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना व्यवहारवाद का मुख्य नजरिया था। तार्किक चयन सिद्धांत जो आर्थिक विवेकशीलता पर केंद्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को रैशनल क्रिएचर मानता है और इसलिए प्रत्येक पॉलिटिकल एक्टर्स जो विद इन द इंस्टीट्यूशन एंड विद इन द सिस्टम कार्य करता है, वह निश्चित रूप से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है। चार्ल्स ब्राइस के द्वारा कंटिन्यूसली फैक्ट और फैक्ट की बात कही गई और उसने फैक्ट एंड वैल्यू डिक्टोनॉमी को आगे बढ़ाया। मूल्यों को इग्नोर किया गया, फैक्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि राजनीति विज्ञान को नव संस्थावाद के रूप में संस्थावाद को एक न्यू स्ट्रक्चर और न्यू पर्सपेक्टिव दिया जा सके। इस क्रम में पार्शियली जो योगदान दिया उनमें एंथनी डाउन्स, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आलमंड्स एंड कॉलमैन, आलमंड्स एंड सिडनी वर्बा, आमंड्स एंड पावेल का जो स्टडी था वह बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। What were the major characteristics of behavioralism and rational choice theory? बेसिकली तीन मुख्य आधार व्यवहारवाद और तार्किक चयन प्रतिमान में स्वीकार किए गए, जिन आधारों के बाद में राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की उपशाखा तुलनात्मक राजनीति में नव संस्थावाद का आगमन हुआ और संस्थावाद के अग्रिम सिद्धांतों का उदय हुआ। सबसे पहले मानकात्मक प्रतिरोधी प्रतिमान, इसका मतलब है कि जो नॉर्म्स माने गए, जिनको मानकर विवेचन किया गया, आदर्श राज्य वाले, उप आदर्श राज्य, शाश्वत चेतना, गुड लाइफ और तमाम तरह के ऐसे प्रावधान जिनको हम नॉर्म्स के रूप में स्थापित कर सकते हैं, उन नॉर्म्स को, उस नॉर्मेटिव अप्रोच को इग्नोर कर दिया गया। व्यवहारवाद और तार्किक चयन सिद्धांत ने पहले से स्थापित मान्यताओं का प्रतिरोध किया। यह है व्यवहारवाद और तार्किक चयन प्रतिमान का मुख्य केंद्र बिंदु था। दूसरा केंद्र बिंदु था मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, पद्धति व्यक्तिवाद। इसका मतलब है कि उन तमाम तरह की वैज्ञानिक पद्धतियों का, इन सिद्धांतों का विश्लेषण करने में, सिद्धांतों के स्वतंत्र चरों का निर्माण करने में अध्ययन किया गया, जो स्पेसिफिक स्टडी के लिए स्पेसिफिक मेथड का यूज किया गया। लाइक अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस के जो मेथड थे, या हम कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप किया गया। मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र जैसे विषयों की पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में, इन संस्थाओं का अध्ययन करने में, संस्थाओं के एक्टर्स का अध्ययन करने में, संस्थाओं को संचालित करने वाले सजीव प्राणियों के बिहेवियर का अध्ययन करने में इनका उपयोग किया गया। और तीसरा और अंतिम प्रतिमान जो मुख्य आधार था, डेविड ईस्टन एंड अदर सपोर्टर्स, इनपुट आउटपुट अप्रोच। व्यवहारवाद और तार्किक चयन प्रतिमान ने इस बात पर बल दिया कि परंपरागत संस्थावाद से नव संस्थावाद की ओर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इन संस्थाओं में उस सोसाइटी के और उस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक प्रणाली जो कि सामाजिक प्रणाली का एक उपभाग होती है। डेविड ईस्टन का कहना है कि प्रत्येक सामाजिक प्रणाली में अनेक उप प्रणालियां होती हैं और उनमें से एक उप प्रणाली का नाम है जिसे राजनीतिक पॉलिटिकल सब सिस्टम अथवा राजनीतिक उप प्रणाली कहा जाता है। इस राजनीतिक उप प्रणाली पर सामाजिक प्रणालियों अथवा पर्यावरण के कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात सामाजिक प्रणाली से जो कुछ पॉलिटिकल सब सिस्टम में इनपुट होता है वही पॉलिटिकल सिस्टम से आउटपुट होता है, अर्थात जो आगत के रूप में संस्थाओं के पास जाता है वही निर्गत के रूप में संस्थाओं से बाहर आता है। इसका मतलब है इनपुट आउटपुट थ्योरी के माध्यम से डेविड ईस्टन ने नव संस्थावाद को स्थापित करने का प्रयास किया। आमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के माध्यम से संरचनाओं की अपेक्षा प्रकारों को अभिव्यक्त करने का कार्य किया। औपचारिक संरचनाओं और प्रकारों की अपेक्षा अनौपचारिक संरचनाओं और फंक्शंस पर ज्यादा बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का उदय हुआ। संस्थावादी उपागम के नवीन प्रतिमान का उदय हुआ और इसी के साथ नव संस्थावाद का आगमन हुआ। नव संस्थावाद और उसके अदर अप्रोचेज के बारे में हम आगामी व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।